Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my page, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. I'm going to discuss, I was discussing the diabetes mellitus, type 1 diabetes mellitus, important feature we discussed in the previous lecture. Today I'm going to discuss the diabetes mellitus type 2, that is NIDDM, but we done that. But before that, one ayah from Holy Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. कि जमीन में अकड़ कर मत चलो। अकड़ किस चीज की? अकड़ कर मत चल, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और ना लंबाई में ऊंचाई में पहाड़ों को पहुंच सकता है। तो किस चीज की अकड़? कितनी बड़ी बड़ी चीजें और मौजूद हैं। ये फख्र करने, फख्र किस बात का फख्र? फख्र तो सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है। तो जमीन में अकड़ आजिज़ी से इख्तियार करो, आजिज़ी से चलो, अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक दे। So we will talk about type 2 diabetes mellitus, or which is termed as the NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. It is more common. IDDM के मुकाबले में ये है ज़्यादा common. 90% of the all the diabetics are NIDDM. उनमें यही डिजीज होती है। यूजुअली अकर आफ्टर द एज ऑफ 30 years, इसलिए इसको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस पहले कहते थे। जैसे उसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस कहते थे, इसको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस कहते थे इन एडल्ट लाइफ। इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द ओबेसिटी। ओबेसिटी के साथ ओबीज लोगों को ज्यादा कॉमन है उनमें। एंड ओबीज लोगों में देयर इज डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू टू इंसुलिन। असली बात ये है, इसमें इंसुलिन की कमी नहीं है, मेन ये सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, टिश्यू रेस्पॉन्स नहीं है टू इंसुलिन बिकॉज ऑफ द एंड इंसुलिन लेवल में बी मोर देन नॉर्मल, हाइपर इंसुलिनीमिया में बी प्रेजेंट, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज मौजूद। वो किस वजह से है? एक कॉमन, मोर कॉमन काज इज द डाउन रेगुलेशन ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स। इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होते, कम होते, एंड दे आर कॉमनली रिड्यूस्ड इन ओबीज पीपल। ओबेसिटी में ये आमतौर पर रिसेप्टर्स कम होते हैं। फैट डिपोजिशन somehow reduces the number of the insulin receptor. कोई leptin, कोई fat, कोई hormone, कोई something with the fat deposition, excessive fat, it causes the down regulation of the receptor. It has been seen, and so it results into this metabolic syndrome, जिसमें बहुत सी चीजें, ओबेसिटी भी मौजूद होगी, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन को रिस्पांस, फास्टिंग हाइपर ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी मोर, and increase blood cholesterol level and triglycerides, and decrease HDL, high density lipoproteins are reduced, hypertension. All these are the part of what we term as the metabolic syndrome, ये NIDDM। तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं, दिस इज टर्म्ड एज नाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कॉमन इन मेनी टाइप्स ऑफ ओबेसिटीज। ओबेसिटीज की भी कई टाइप्स हो सकती हैं। एक तो सिंपली फैट खाना है, वेरी, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक डिजीज है। ओवरीज में पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑफ द ओवरीज उसको कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOSR, पॉलीसिस्टिक ओवरीज उसको बोल सकते हैं। उसमें देयर इज इंक्रीज ओवेरियन एंड्रोजन उसमें होती हैं, हर्सुटिज्म इसमें भी होता है, दैट इज हेयर ऑन द फेस। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वेरी कॉमन इन दिस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, ब्लड इंसुलिन लेवल मेजर करें वो ज्यादा होगा, लेकिन ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस इंसुलिन। कुशिंग सिंड्रोम में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हाई कार्टिसोल लेवल रिड्यूसेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंक्रीजेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस, या सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू टू इंसुलिन इज रिड्यूस्ड, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। एक्रोमेगली जो ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन है वो भी ऐसा ही काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इन कंडीशन में भी डायबिटीज हो सकती है। आर जेनेटिक काजेज ऑफ द ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तो है ही कि जेनेटिकली द पर्सन इज प्री डिस्पोज टू दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, हर आदमी, हर सारे ओबीज लोग तो नहीं हो जाते ना डायबिटिक, कुछ हो जाते हैं। तो देयर इज जेनेटिक predisposition to this down regulation of the receptor is there,
इन लोगों में, जेनेटिक बैकग्राउंड उसका होता है। काजेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर हम लेबल कर रहे हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये हमने इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, प्रेगनेंसी में भी, हाँ प्रेगनेंसी में भी हो जाता है ओवर, पहले छुपा हुआ था, प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ने ग्लूकोज लेवल बढ़ाया तो उस वजह से जाहिर हो गया। एंड द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड जेनेटिक लिपोडिस्ट्रोफी, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज जेनेटिक है। ऑटोइम्यून अगेंस्ट द इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर ऑटो इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। कोई ऑटो इम्यूनिटी किसी चीज के खिलाफ हो सकती है, ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट ही वो रिसेप्टर आपने पढ़े होंगे, एसिटाइलकोलिन वाले रिसेप्टर, माइसिनिया ग्रेविस, तो ये इंसुलिन में भी ऐसे भी हो सकता है, ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट दी इंसुलिन रिसेप्टर, इट विल कॉज दी NIDDM, सो ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट दी इंसुलिन रिसेप्टर। एंड हीमोक्रोमेटोसिस एक और काज है दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो इन सारी कंडीशन में NIDDM इज कॉमन। NIDDM में अर्ली स्टेज में तो अब देखें मॉडरेट हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा आफ्टर मील्स, होता है, सब में होता है। एंड मोर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन नॉट वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मैंने अगर खाना खाया है तो देयर विल बी सम हाइपरग्लाइसीमिया मे बी देयर, डायबिटिक लोगों में ज्यादा होगा, लेकिन मुझ में भी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मे गो अप टू 140, लेकिन दिस रिटर्न वेरी क्विकली, इंसुलिन पैदा होगी, क्विकली रिटर्न टू द नॉर्मल। डायबिटिक लोग में अगर 140 भी है तो वो आसानी से नीचे नहीं आएगा। So the more secretion of insulin not very effective to reduce the blood sugar level, जैसे नॉर्मल में हो जाता है। तो बाद में फिर क्या होता है कि बीटा सेल फिर अगर हाइपर इंसुलिन, हाइपर ग्लाइसीमिया ज्यादा देर परसिस्ट करे, किसी वजह से भी करे, चाहे वो गुलाब जामुन से करे, मीठा खाने से करे, या ये काज से करे, या ग्रोथ हार्मोन करे, कार्टिसोल करे, इट विल कॉज द बर्निंग आउट ऑफ द बीटा सेल। अगर ये हो गया तो फिर तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी ना। तो आपने देखा होगा बाज लोग डायबिटीज के ट्रीट करते करते ड्रग्स पे वो चलते चलते ड्रग्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं, बीटा सेल खत्म हो जाए तो फिर इंसुलिन देनी पड़ेगी, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑन इंसुलिन, तो एक्चुअल इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाए। सो जेनेटिक मेकअप डिटरमिन वेदर द पेनक्रियास कैन सस्टेन द हाइपरग्लाइसीमिया। ये ऊपर वाली जो बात लिखी हुई है कि मैं भी हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा हूं, एक और बंदा भी हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है, तो पेनक्रियास, मेरा पेनक्रियास कैसा है तो उसका पेनक्रियास कैसा है, जेनेटिक मेकअप बताएगा कि डायबिटिक कौन होगा, जेनेटिक बैकग्राउंड उसको डिटरमिन करता है। तो NIDDM ट्रीटमेंट, उसकी ट्रीटमेंट तो इंसुलिन ही है, IDDM जो डिस्कस किया था। और अगर ये बर्निंग आउट ऑफ बीटा सेल भी हो जाए तो इसकी भी ट्रीटमेंट इंसुलिन पे आ जाएगा, अभी मैंने कहा। लेकिन पहले, इससे पहले अगर ये बर्निंग आउट ना हो तो उससे पहले IDDM को कैसे ट्रीट करें, ओबेसिटी को कम करो, रिडक्शन इन वेट, somehow it increases the insulin receptors, वो कौन बढ़ाती है, and exercise also increase, it causes more utilization of glucose, तो वो भी कम करती है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, वही बॉडी वेट को कम कर रहे हैं या फैट्स को कम कर रहे हैं, ओबेसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इट काजेज दी मोर। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स आर इफेक्टिव, ये ड्रग्स जो कल कहीं परसों कहीं जिक्र आया था, डेओनिल, प्रोपाइल, वो यूरेसिल, क्या नाम लिया था हमने, तो डेओनिल के नाम से हमने। तो दी ड्रग्स आर इफेक्टिव व्हेन बीटा सेल्स परसिस्ट, अगर हैं, अगर नहीं है तो फिर तो वो देना पड़ेगा, अदरवाइज ओरल हाइपोग्लाइसीमिक इन लोगों को, NIDDM को हम देते हैं। अब इन दोनों को जरा कंपेयर कर लें, हमने पढ़ लिया दोनों को, लेकिन जरा एक चार्ट में कंपेयर एंड कंट्रास्ट दोनों को, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दिस इज इंसुलिन डेफिशिएंसी, वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दोनों को जरा कंपेयर कर लें। दैट इज लेस देन 20 एज, क्या एज क्या है, वो 20 ईयर से पहले आम तौर पर होती है, और वो ज्यादातर 30 मेच्योरिटी ऑनसेट होती है। ये ओबीज नहीं होती है, वो यूजुअली ओबीज होते हैं NIDDM वाले, जो इंसुलिन डेफिशिएंट होते हैं, इंसुलिन नहीं होती है एक्चुअली, वहां पे इंसुलिन तो नॉर्मल भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो वो इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं है, रेजिस्टेंट टू इंसुलिन है। हाइपरग्लाइसीमिया दोनों में होगा ऑफ कोर्स, डायबिटिक तो है ना। नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी है इसमें, अगर उसको इंसुलिन देंगे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा, इसको इंसुलिन दें रिस्पांस नहीं देगा, ऑलरेडी इंसुलिन उसमें मौजूद है, अगर बीटा सेल बर्नआउट नहीं हो तो इंसुलिन तो मौजूद है। हाइपर इंसुलिनीमिया मोर भी है, तो उसको फिर हम इंसुलिन देंगे तो क्या फायदा होगा, ये तो इंसुलिन देने से बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा, ये दिस इज नॉट रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी, उसको रिस्पांस नहीं देगा वो।
तो दी इसमें कीटोएसिडोसिस बहुत कॉमन है, उसमें भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा कॉमन नहीं है, इट इज़ नॉट कॉमन कीटोएसिडोसिस जो कॉमन है। इट इज़ ट्रीटेड विद इंसुलिन, ये तो है इंसुलिन डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है, तो उसकी ट्रीटमेंट वो एक्सरसाइज और ओबेसिटी कम करना, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एक्सेट्रा वगैरह, ये इसकी ट्रीटमेंट का ये फ़र्क है। चलें जी, दोनों किस्म की डायबिटीज की डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हमें पता है, ग्लूकोज लेवल देखेंगे, यूरिन को देखेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखेंगे, ये 2-3 बातें हैं, इसको जरा सा जल्दी से कर देते हैं। यूरिनरी ग्लूकोज, नॉर्मली यूरिन डजंट कंटेन एनी ग्लूकोज बिकॉज आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस पर ग्लूकोज तो यूरिन में लॉस नहीं होती, इट ओनली लॉस ग्लाइकोज यूरिया कर इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अबव 180। तो डायबिटिक लोगों में 180 से ज्यादा होगी, देयर विल बी यूरिनरी ग्लूकोज, नॉर्मल नो ग्लूकोज present glucose urea or glucose urea in diabetes mellitus. Amount of glucose in the urine is proportional to the blood glucose level, जितना ज्यादा blood glucose level होगा उतनी ज्यादा होगी। ये तो एक यूरिनरी ग्लूकोज को देखेंगे, वो बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं उस पे ग्लूकोज लेवल देखने के लिए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको देखेंगे, दैट इज द नॉर्मल इज 80 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 110 जो है अपर लिमिट है, इससे ज्यादा होगा तो डायबिटिक लेवल कर देंगे। एंड हाइपरग्लाइसीमिया मोर देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इससे ज्यादा होगा। ये तो ऐसे लेवल भी हमने देखा हुआ है। डायग्नोसिस में ब्लड इंसुलिन लेवल भी कर सकते हैं। डायबिटिक आईडीडीएम में इंसुलिन नहीं होगी और एनआईडीडीएम में इंसुलिन में भी मोर देन नॉर्मल होगी। आईडीडीएम में तो वेरी लो इंसुलिन और एब्सेंट इंसुलिन, नो इंक्रीज इवन आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, खाने के बाद है ही नहीं, बीटा सेल ही नहीं है उसमें। तो आईडीडीएम में तो इंसुलिन नॉर्मल भी होगी, मे बी मोर देन नॉर्मल होगी, और खाने के बाद बढ़ भी सकती है, इट कैन इंक्रीज, लेकिन वो फर्दर इंक्रीज आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज में अकर एयर, लेकिन फायदा कोई नहीं है, वो काम नहीं कर सकती है, रिसेप्टर नहीं है। डायग्नोसिस या यूरिनरी ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ये हमने इंसुलिन मेजर के, ये है इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो क्या है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं, फिर ग्लूकोज देते हैं उसको, फास्टिंग पे जाता है पेशेंट, लैब में जाता है रात को खाना खाने के बाद, फास्टिंग लेवल 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद वो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका जितना भी है वो मेजर कर लेते हैं। फिर उसको 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट, अगर 70 केजी बॉडी वेट है, 70 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उसको शरबत बना के देंगे। फिर टाइम के साथ व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज मेजर्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ अबाउट 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, रेगुलरली हम उसको 15 मिनट बाद या 10 मिनट या 30 मिनट बाद हम उसको करेंगे और प्लॉट करते जाएंगे ग्लूकोज लेवल किधर जाता है। सो नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो अब दोनों, अब डायबिटिक होगा तो ये क्या होगा? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने ये किया, वो कितना होगा? 90 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम होगा नॉर्मल फास्टिंग लेवल, जबकि डायबिटिक लोगों में 120 से ज्यादा होगा, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। फिर इट राइजेस टू 120 130, ये ग्लूकोज पीने के बाद 120 130 140 बोल दो जी, उतना बढ़ गया। इसमें 200 250 उतनी ग्लूकोज खाई हुई है, लेकिन इसका लेवल ट्रेमेंडसली इंक्रीज करेगा इसमें डायबिटिक लोगों में। और फिर नॉर्मल लोगों में इट रिटर्न्स टू लो लेवल फास्टिंग लेवल विद इन 2 आवर, 2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा अपने फास्टिंग लेवल पर आ जाएगा, बल्कि उससे भी नीचे आ जाएगा। लेकिन इन लोगों में रिमेन्स हाई फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे, 6 घंटे, 4 to 6 आवर्स के बाद भी वो अपने नॉर्मल लाइन को टच नहीं करता। ये ग्राफ देख, ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व 80 के करीब, 90 के करीब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है। उसको जब हमने ग्लूकोज और उसका लेवल ज्यादा है, 130 के करीब दिखाया हुआ है, और उसका वही सेम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ग्लूकोज कंज्यूम किया है। ये लेवल हैज रीच टू 130, पीक लेवल विद इन 1 आवर या कुछ टाइम के बाद यहां तक आ गया, और उसका 200 से भी अब चला गया, और फिर ये ग्रेजुअली इट रिटर्न टू दी अगेन लो लेवल, इवन लोअर देन नॉर्मल विद इन 2 आवर्स, और उसमें इट सस्टेन, वो लंबा देर तक, और आफ्टर इवन 5 आवर्स के बाद भी बेस लाइन को टच नहीं किया। तो दिस इज डायबिटिक, दिस इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये कर्व उसको हमें बताएगी कि ये डायबिटिक है और ये नॉर्मल।
डायग्नोसिस में एसीटोन ब्रेथ, वो मैंने उसको बताया था कि डायबिटिक कोमा में आपको उसकी स्वीट स्मेल आ जाएगी, कीटोसिस होगी, एसीटोन इज वॉलेटाइल सब्सटेंस और उसके वो वेपराइज इन एक्सपायर्ड एयर और उसको आपको सूंघ सकते हैं। स्वीट स्मेल ऑफ एसीटोन कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजीली इन डायबिटिक कोमा। तो कीटो एसिड लेवल इन द यूरिन इज आल्सो मेजर्ड, ये भी मेजर कर सकते हैं। अब इतनी ज़रूरत की क्या है, सामने हमें एसीटोन हमें नज़र आ रही है। ट्रीटमेंट, दोनों की ट्रीटमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मल डाइट विद सफिशिएंट इंसुलिन, ये आइडियली ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए, हमें पता है एक आदमी डायबिटिक में खराबी क्या है, ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रही, फैट इस्तेमाल हो रही है। खराबी ये है, आप ग्लूकोज उसकी टर्म कंप्लीटली ब्लॉक कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल रोक दें, तो क्या होगा, और फैट यूटिलाइज होगी और ग्रेव कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। तो आइडियली तो ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रोक दो, उसका फायदा सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल कम रहेगा। वो ग्रेव कॉम्प्लिकेशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, सीवीएज और गैंग्रीन और वो सारी बातें बढ़ती जाएंगी अगर ग्लूकोज उसको नहीं देंगे। आई ट्रीटमेंट है, नॉर्मल डाइट उसको दे दें और इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन दें। लेकिन बहरहाल हम करते क्या है, आईडीटीएम रिक्वायर्स इंसुलिन, ये तो हमें पता है। इंसुलिन जुवेनाइल टाइप, रेगुलर इंसुलिन भी अवेलेबल है, उसके आप हमारे हमारे फिजियोलॉजी के स्कोप से ये ज़्यादा है। लेकिन रेगुलर इंसुलिन है 3 to 8 आवर्स उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। फिर लॉन्ग एक्टिंग भी है, तो करते क्या है, लॉन्ग एक्टिंग एक दे देते हैं, वो 24 आवर्स का काम करता रहता है और रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े देर बाद वो रेगुलर इंसुलिन देते हैं। ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है इंसुलिन के जरिए से। ये एक ग्रेटर डिटेल आप मेडिसिन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एनआईडीडीएम को एक्सरसाइज और लॉस ऑफ वेट और एक्सरसाइज करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, वेट रिडक्शन करेंगे और फिर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक देंगे। अगर ये ठीक है, इसमें रहा तो ठीक है, अगर इंसुलिन डिपेंडेंस में जाता है तो फिर वो देनी पड़ेगी। तो ये ट्रीटमेंट है, इंसुलिन भी दे सकते हैं, फाइनली इसको दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में ये चूंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज द ग्रेव कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से सारी खराबियां हैं, हाइपरटेंशन, सीवीए, हार्ट अटैक्स या ये गैंग्रीन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, ये फैट की खराबी की वजह से आ रहा है। इसलिए लिपिड लोअरिंग ड्रग भी दें। So these are the most of the grave complications like ischemic heart disease, cerebrovascular accident, retinopathy, nephropathy, kidney की disease, कैटरेक्ट, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एंड हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, गैंग्रीन, ऑल आर ड्यू टू द impaired fat metabolism और hypercholesterolemia। तो कोलेस्ट्रोलीमिया को रिड्यूस करने के लिए statins reduce the blood lipid level, blood cholesterol level, etc. That is reduced by the statins. So statins are usually given in these people. So here we end this chapter of pancreatic hormones. Next time we are going to switch over to next chapter in your Guyton के मुताबिक मैं पढ़ाता हूँ। तो your Guyton is the bone physiology और उसका relationship with the calcium और उसकी हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन एक्सेट्रा, वो डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। और फिर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क इन माय कमेंट्स और इसको सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट्स कर सकें। थैंक यू वेरी मच।